क्या नरेंद्र मोदी को, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष चुनौती दे पाएगा? अब देखिए 11 साल तो हो गए, हमने देखा है बार बार कोशिश हो रही है। नेता ये कहते हैं और जो हमले होते हैं, मैं उनसे अगर शुरुआत करूं, लोकतंत्र पर हमला, प्रधानमंत्री और बीजेपी लोकतंत्र पर हमला कर रही है, ये वोट चोरी कर रही है, ये नफरत फैला रही है इस देश में, ये सारे आरोप लगते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि इन आरोपों के चलते क्या एक ऐसी तस्वीर हम देखेंगे जहां चुनौती दे पाए? प्रोफेसर आगे। सुचरिता, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को आप जिसे कहते हैं ना निष्पक्ष होकर के खुले खेल में आप चुनौती दे सकते हैं। किसी को कहते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं ना, पीछे से जाकर के स्टैबिंग कर देना, लंगी मारना, हम लोग बिहार में कहते हैं पीछे से लंगी मार दिया। हमारे यहाँ भी वो चल रहा है। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ भी यही कहते हैं, बिहार में नहीं कहते। हमारे यहाँ भी मारना हमें भी आता है। हमारे यहाँ भी देखिए, ये आप रणभूमि में मारते लगी है वहाँ बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी को क्या नहीं किया गया पिछले 11, मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई एक ऐसा राजनेता होगा जिसको मीडिया स्क्रूटनी में इतना गुजरना पड़ा है। क्योंकि मैं 2002 का गोधरा राइट्स के बाद मैं उससे पूरा कम से कम 5000 न्यूज क्लिपिंग्स पे काम कर चुका हूं और मैंने देखा है कि किस प्रकार से उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। 11 साल से भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहला दिन से अभियान चलाया गया। मैं वो जानता हूं, पत्रकारों की वो गोष्ठी जिसमें कहा गया कि यदि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो पत्रकारों का गला घोट दिया जाएगा। तमाम तरह से दुष्प्रचार किया गया और आज भी अब तो सीधे सीधे विदेशी एजेंसी का सहारा लेकर के भारत की चुनाव आयोग जैसी संस्था के द्वारा संचालित चुनाव को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये आपको क्या लगता है, ये नरेंद्र मोदी को गिराने की ही कोशिश है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हरा पा रहे, चुनाव में नहीं हरा पा रहे, तो इसका तो सीधा मतलब ये है कि पटकन ही नहीं दे पा रहे। देखिए, उनके नेतृत्व की काबिलियत क्या है, डिलीवरी तो है ही, सतत जन संवाद। आप नरेंद्र मोदी को आप जब गुजरात में जाएंगे या किसी भी शहर में आप जाएंगे, वो हमेशा अपने लोगों से संवाद करते हैं। पटना गए, पूर्णिया गए तो सिर्फ उद्घाटन नहीं किया, लोगों की सभा को संबोधित किया। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहती हैं क्या? समीर जी, ये थोड़ा दर्शकों को भी बताइए क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। तब विचार करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की जब वो अपने परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति से बाहर निकले, जब वो भ्रष्टाचार की राजनीति से बाहर निकले। प्रधानमंत्री न वंशवाद की राजनीति करते हैं न भ्रष्टाचार की राजनीति की। प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पण की राजनीति करी है और मुझे लग रहा है विपक्ष जब इस दिन लाइन पर आएगा उसके बाद वो सोच सकता है कि अब हम प्रधानमंत्री को चुनौती देंगे। फिलहाल विपक्ष में ऐसा कोई दल नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा भी हो सके। अब अच्छा, मैं इसी से सवाल उठाती हूँ। ये बार बार कहा जाता है, राधिका जी अगर आपसे पूछ लूं पहले, ये उन्होंने कहा चुनौती नहीं दे पा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो हमने चुनौती दी, इसीलिए पूरे नंबर नहीं आए, इसीलिए आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, अगली बार हम वो भी करके दिखाएंगे कि हमारी सरकार बनेगी। राधिका, चाची की मूछें होती तो वो चाचा कहलाती, ये ऐसी कहावत है। लेकिन जिस नेता ने, जिस इंसान ने भारत को वंशवाद से निकालकर जनवाद में ला दिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, भारत को सशक्त बनाने की बात करी, आज हर भारतीय प्राउड फील करता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के शासित भारत का हिस्सा हूं। बाहर जाते हैं तो ये पहले पूछा, ओ इंडिया, यू आर फ्रॉम नरेंद्र मोदी इज इंडिया। ये फैक्ट है, either they like it or they don't like it, this is a fact and एम्बेसडर साहब विल एग्री अबाउट दिस। हम लोग यूरोप जाते थे, कहीं जाते थे, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया जाता था, जैसे कोई कैटल आई है और आपको वापस भेज दिया जाता था, ऐसे सवाल पूछा था। आज आप बोलते हैं, आप इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो बाहर आपको जाके पता चलेगी, बिकॉज इंडिया इज प्लेइंग अ डोमिनेटिंग रोल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड यही बात उनको चुभती है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा, सबका सब पूरा झुंड इकट्ठा हो गया, फिर भी अकेली भाजपा के जितनी वोट नहीं, सीट्स नहीं ला पाए, तो वो एक ड्रीम है उनका। लेकिन जिस तरीके से हमारा देश सशक्त हो रहा है हर मायने में, ये शर्म की बात है कि 70 साल बाद भी ऐसे कोने थे देश में जहां पे बिजली पानी नहीं था, वो आज पहुंच चुका है, घर में चूल्हा जा चुका है, महिलाएं सशक्त हो रही है, मेक इन इंडिया हर तरीके से। देखिए, मैं राधिका जी, मैं आपको जरा रोक रही हूं क्योंकि मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं, अपने मेहमानों को भी, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही। अब ये सुनिए, ये बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का एक बड़ा कबूलनामा आया है और वो क्या है? पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने मध्यस्थता की बात नहीं मानी थी। इशाक डार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं मानी, अमेरिका ने मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानते हुए बात नहीं मानी। भारत बातचीत के लिए भी
तैयार नहीं था। अब इसका मतलब क्या है? भारत जवाब नहीं दे रहा था, ये इशाक डार कह रहे हैं। अब आप समझ लीजिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। वो सीधे ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव रहा उस दौरान अमेरिका ने मध्यस्थता की बात कही, लेकिन भारत ने मध्यस्थता से मना कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहेंगे। ये देख लीजिए डॉक्टर मनीष क्या हुआ है, ये बार बार हम तो यहां पर कुछ लोग गिनते रहते हैं, लोग कहते 40 बार बोल दिया, अब तो बोलिए मोदी जी 40 बार बोल दिया। अब तो वहां पर पाकिस्तान बोल उठा है कि मध्यस्थता कोई की नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में जो सवाल उठा रहे थे वो गलत था, वो गलत था। और यही कारण है कि ये जो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, जो सवाल था वो इसलिए बिल्कुल अलग है क्योंकि ये घृणा से उत्पन्न होता है। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये लोग आरोप नहीं लगाते, बल्कि डीप डाउन जो इतना ज्यादा उनके दिमाग में प्रधानमंत्री को लेकर के घृणा है, उनकी जाति को लेकर, उनके स्टेटस को लेकर के कि कैसे ये व्यक्ति यहाँ तक पहुंच गया, ये घृणा जो है वही सबसे बड़ा कारण है। नहीं देखिए, अब देखिए खबर आते ही मेरा जो एक पैनल है वो कैसे बिल्कुल खिल उठा है, क्योंकि सबको मौका मिल रहा है। देखिए भाई, ये वही पाकिस्तान है, ये वही ट्रंप है। अब ट्रंप ने कैसे कर्नल सिंह, हाँ एक लाइन मुझे लगता है कई बार प्रधानमंत्री के यदि स्टाइल ऑफ वर्किंग देखोगे तो कई बार वो विपक्षियों कहते हैं ना आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ। तो वैसे ही वो पूरे डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बोलने दिया, पूरी दुनिया को बोलने दिया, भारत के विपक्ष को बोलने दिया। और जिसे कहते हैं ना 100 हथौड़ा सुनार का और एक लोहार का, एक दिन आते हैं संसद में आते हैं और संसद में बोलते हैं कि हमने किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार की, यानी कि एक ही बार सबका हिसाब बराबर कर दिया। ये देखिए तो एक ही बार सबका हिसाब। कर्नल सिंह आपसे पूछूंगी, देखिए पाकिस्तान कह रहा है भाई मध्यस्थता करने आए ट्रंप, लेकिन भारत ने कहा नो। देखिए नाराज हो जाएगा ट्रंप। अब कोर्ट के लिए फिर से मनाना पड़ेगा। बहुत ही इर्रेलेवेंट हो गया ये सवाल। नहीं, irrelevant। मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ट्रंप ने बोलना छोड़ दिया। अब तो ट्रंप ने बोलना छोड़ दिया कि कितनी बार झूठ बोलूं। अब ये जो पाकिस्तान बोल रहा है, ये आपके और मेरे लिए नहीं सच बोल रहा है, ये अपने लिए ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि यही शुरू में बोल रहा था कि हाँ जी मध्यस्थता हुई है। इन्होंने तो नोबेल के लिए भी कह दिया। मैं तो इसी अदरवाइज मैं भी तो यही बता रहा हूँ। लेकिन मेरे को एक आपसे दूसरा सवाल लगाना है। आपने 3 बार बोल दिया कि लोगों ने कहा है कि मोदी जी ने नफरत फैलाई है। मेरा सवाल है कोई एक जगह बता दीजिए जहां उन्होंने बोला वो नफरत करो। मैं बताता हूं वो है कौन सी जगह है। मुझे मालूम है, उन्होंने बोला है देश, दुनिया और मैं इस टेररिज्म से नफरत करेंगे और इस नफरत को हम निभाएंगे, शिद्दत से निभाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इसकी लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दादागिरी आपकी यूएस की हो। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। बिल्कुल। और नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा था। प्लीज, आपका फेवरेट टॉपिक बोलिए। मेरा फेवरेट आपके कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? महाभारत। अब उसने नई महाभारत लिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि कौरव पांडव के बीच कोई जंग नहीं हुआ, मैंने सीज फायर करवा दी थी वहां पर। बेसिकली बेटा, आई वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग कि ये कहानी है यूनाइटेड से, जो हमारी बहन बेटी वहां कह रही है, बैठी हुई है। आई एम गोइंग थ्रू सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत कुछ हाथ में पहनता हूँ, छाती पे तो पी करता है। एंड द फेलो हु इज सर्चिंग मी मुझे कहता है कि कहां से। मैंने कहा भारत का राजदूत। ओ हाउ इज मिस्टर मोदी? मैं कहा मोदी नहीं है भाई, उसका नाम मिस्टर मोदी। द फैक्ट दैट नॉर्मली इलिटरेट अमेरिकन बड़े जड़े जानते नहीं है दुनिया के, ही नोज कि प्राइम मिनिस्टर भारत के मिस्टर मोदी है। मैं मेरा कद इतना ऊंचा है। कोई देश है, आप अमेरिका जाते थे, they would look at you, they didn't know what, and this is not very far. I'm talking about when I was in college. That was last year. लेकिन ये जो खबर आई है अभी, उसके बाद राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपशब्द कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मोदी रोक दो, वापस बुला लो, सीज फायर करो, और मोदी ने ऐसा कर दिया। ये जो डायलॉग बाजी जो राहुल गांधी ने किया था, आज वो झूठ साबित हो रहा है। देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, MEA बोले, हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ सब बोले, सबने बोला, सही बात। राहुल गांधी ने किसी की बात पे विश्वास नहीं करी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात पे विश्वास करी। अब उनके मित्र जो वैसे भी पाकिस्तान बहुत तारीफ कर रहा है आजकल, अफरीदी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो अब तो शायद राहुल गांधी और पूरा इंडी का ठगबंधन मान लेगा कि
कोई मध्यस्थता नहीं हुई, क्योंकि हमारी बात तो नहीं मानते। ये बहुत, राधिका जी मैं आपसे कह रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है समीर जी, कि अगर अब पाकिस्तान को ये मजबूर होकर कहना पड़ा है, अब वो भारत को कोसने के लिए ये बात कहे कि भारत तो सुनता नहीं है, लेकिन भारत ने उस समय नहीं सुनी, ये फैक्ट है, ये पाकिस्तान ने भी मान लिया। मैं इसे ऐसा लग रहा है कि एक वैलिडेशन है, क्योंकि हम अभी विदेश नीति और कूटनीति की बात कर रहे थे और उसी समय ये खबर आ गई। निश्चित रूप से आज ये बात साफ हो गई। मुझे इस बात का मतलब अफसोस भी और दुख भी है कि भाई देश का विपक्ष देश के साथ खड़े होने के बजाय विपक्ष विदेश के नेताओं के साथ खड़ा रहता, फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे। ट्रम्प कहते कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो गई, तो राहुल गांधी कहते थे भाई बिल्कुल ठीक कहा ट्रम्प ने, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो गई है। और उससे कुछ दिनों बाद ये आता है कि 7.5% भारत की ग्रोथ इकोनॉमी की हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि भाई विपक्ष को राजनीति करना है, राजनीति चुनाव में आप कीजिए, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश के साथ खड़े रहना चाहिए, और विपक्ष यही मात खाता है मुझे लगता है।